स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स 1 के चैप्टर 2 डिटरमिनेंट सारणिक के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें कि 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहता है। और वह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो न्यू पैटर्न के अनुसार आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले हैं। ये डिटरमिनेंट सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, फिर अगले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो पेपर पेन लेकर के एकांत में कुंडली मार के फिर कुंडली मार के भी बैठ जाइए। हाँ, केवल 18-19% व्यूअर्स ही, स्टूडेंट्स ही सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्राइब तो करना पड़ता है भैया। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस। 3/3 3 रो और 3 कॉलम है इसमें, और 3/3 का ये डिटरमिनेंट है। इसको सॉल्व करना है बिना एक्सपेंड करे। तो प्रॉपर्टीज जो 6-7 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी, हमने स्टार्टिंग वीडियो जो हमने कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर बना रखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो अगर नहीं पढ़े आप तो उनको पढ़ लीजिए। हमने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास दोनों जगहों पे डिटेल स्टडी करा चुके हैं, इसलिए हम सीधे क्वेश्चन पे आए हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज है, उसके बेस पे आप इसको सॉल्व करना है बिना एक्सपेंड करे। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, आपको पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट की कोई 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हों, जैसे माना 1 1 1, यहां भी 1 1 1, तो 1 1 1 2 रो एक जैसी हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। बिना सॉल्व करे आप बता सकते हैं। या 2 कॉलम, जैसे मान लीजिए यहां पे 1 2 3 हो, यहां पे भी 1 2 3 हो, तो 2 कॉलम एक जैसे हो गए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, एक ऑपरेशन रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन होता है स्टूडेंट। उसके आधार पर देखिए, अगर हम ऑपरेशन लगाएं कि R3 में से R1 माइनस करो, R3 माइनस R1 करेंगे तो क्या आएगा, और R2 माइनस R1। देखिए ऑपरेशन क्या होता है, देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, हम R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं, चूंकि R3 टेंस टू, जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं उसमें लिखते हैं R3 टेंस टू। हाँ, R2 में लगाएंगे तो R2 टेंस टू लिखेंगे। हाँ, R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, और R3 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 माइनस R2, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, जो जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं उसको यहां लिखते हैं, उसके आगे कुछ नहीं लिखते हैं। उसके बाद फिर 2 टाइम्स ऑफ R2 या सिंपल R2 या 3 टाइम्स ऑफ R2 उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 में। तो R3 में ऑपरेशन लगाने का मतलब कि R3 में चेंज होगा। R3, ये है R3, R1 R2 R3 में चेंज होगा, और किसी में कोई चेंज नहीं होगा। R1 R2 एज इट इज रखेंगे। तो पहले जो एज इट इज है उनको रख दीजिए, R1 रख दीजिए, 13 16 19 14 17 20। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स। अच्छा, तो अब देखिए, R3 में ऑपरेशन है R3 माइनस R2, मतलब 15 माइनस 14 कितना होता है, 1। 18 माइनस 17 1, 21 माइनस 20 1। ठीक है, तो ऑपरेशन लगाने से ये छोटा हो गया। छोटा हो गया, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। चलो, कैलकुलेशन तो यहाँ करनी नहीं है, क्योंकि बिना एक्सपेंड करे सॉल्व करना है। अब देखिए दूसरा स्टूडेंट, ये है दूसरा क्या, R2 में से R1 14 में से 13 गए 1, 17 में 16 गए 1, 20 में से 19 गए 1, यहां भी 1 1 बच रहा है, तो इसका मतलब 2, ये भी 1 1 हो सकता है R2। हाँ, अब दूसरा ऑपरेशन लगा रहे हैं हम R2 में, सॉरी R2 में, R2 टेंस टू R2 माइनस R1। R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में चेंज होगा और किसी में चेंज नहीं होगा। 1 और 3 एज इट इज रखो, 13 16 19 एज इट इज, 1 1 1 एज इट इज। R2 में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, R2 में R1 माइनस करना, R2 में से R2 में 14 में से 13 1, 16 17 में से 16 1, 20 में से 19 1। तो देखिए स्टूडेंट, जब किसी डिटरमिनेंट की कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, यहाँ पे 2 रो एक जैसी हैं, R2 और R3 1 1 1 1 1 1, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। आंसर खत्म। इस टाइप से इसको करना है, ये ऑपरेशन लगाना आपको आना चाहिए। डिटेल वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं, और आगे लॉन्ग वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑपरेशन पे बेस्ड हैं, उनको वहां पे हम बताएंगे। ठीक है, अब एक तरीका दूसरा भी है इसको सॉल्व करने का। एक तो एक्सपेंड करके सॉल्व करना है,
एक दूसरा तरीका भी है जिसका नाम है सरूस डायग्राम, लेकिन इसमें हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ी बड़ी क्वांटिटीज है, इसमें समय लगेगा। इसको बिना एक्सपेंड करे ऐसा ही करना है। आगे अगले वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वहां पे बताएंगे इसको सरूस डायग्राम को, ठीक है। तो इसको इस टाइप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो 15 स्टूडेंट प्रूव दैट डिटरमिनेंट के अंदर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है वेयर ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हाँ, पिछले वीडियो में हमने बताया था, एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड था ओमेगा स्क्वायर पे। तो क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 था वो, तो उसको हमने सॉल्व करके बता दिया था। इसमें कैसे करना है इसको स्टूडेंट, ये ओमेगा जो है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। हम पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 में बता चुके हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है। 1 का क्यूब रूट होता है ना, 1 का क्यूब रूट होता है, और 1 का क्यूब रूट, हाँ 1 के क्यूब रूट 3 होते हैं, 1 और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है नंबर 2 रिलेशन होते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। दूसरा रिलेशन होता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। बस ये 2 रिलेशन आपको याद रखने, ये सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर ये 2 रिलेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब जब आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो आप एक ऑपरेशन लगा सकते हैं भैया। इसमें क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, बल्कि इसको चलिए कोई बात नहीं, ये इसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, या C1 भी कर सकते हैं, C1 भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से R1 भी कर सकते हैं C1, बल्कि मैं यहाँ पे C1 से ही कराता हूँ। R1 से भी हो जाएगा अगर इन तीनों रो को R1 R2 R3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इन तीनों को जोड़ेंगे वही आएगा, इनको भी जोड़ेंगे तो 1, और C1 C2 C3 भी करेंगे तब भी वही आएगा। तो C1 C2 C3 हम जरा उसी से करते हैं। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो इसमें चूंकि ये ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 में चेंज होगा, ये है C1, C2 C3 एज इट इज रहेंगे, ओमेगा स्क्वायर और 1, फिर C3 है ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ठीक है। ये C2 और C3 एज इट इज रहेंगे। C1 में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, C1 टेंस टू मतलब C1 में चेंज हो रहा है। C1 में क्या चेंज हो रहा है, जो जिसमें चेंज हो रहा है वही यहाँ पे आता है, उसके आगे पीछे कुछ, उसके आगे कुछ नहीं लिखना पड़ता, 2C1 नहीं कर सकते, ठीक है। उसके आगे प्लस जो भी होगा चेंज वो होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 में C2 और C3 को जोड़ दो, 1 में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी वही मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ओमेगा स्क्वायर में 1 और ओमेगा जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब आगे देखिए भाई साहब, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ये आपको पता होना चाहिए, 0 0, और ओमेगा स्क्वायर 1 सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी में कि किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई एक कॉलम या कोई एक रो पूरा 0 0 0 होता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इसका पूरा कॉलम 0 0 है, तीनों एलिमेंट 0 0 हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। और यही आपको प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड हो गई और ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये पिछले 5-6 सालों में कई बार आ चुका है, पहले भी ये सिलेबस में था, अभी पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ये आने की संभावना बहुत अधिक है इसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर ए दे रखा है, मतलब कोई एक ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस हैं ए बी सी, ए के कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टाइस मतलब शीर्ष इसके ए बी सी हैं, और ए शीर्ष के या ए वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट है -2, -3, बी के कोऑर्डिनेट है 3, 2, सी के कोऑर्डिनेट -1, -8।
आपको इसका एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तीनों वर्टाइसेस दे रखे हैं, आपको एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 करके, लेकिन एक डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी एक फॉर्मूला होता है, वो इजी रहता है, ज्यादा याद करना इजी रहता है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में वो आपको याद अगर है, वो फॉर्मूला अगर याद है तो आसानी से आप कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 डिटर्मिनेंट के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। बस ये याद रखना है आपको, और कुछ नहीं रखना है, ठीक है। इतना याद अगर है आपको फॉर्मूला, तो आप आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 1/2 डिटर्मिनेंट के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। बस अब ये x1 x2 x3 क्या होता है? देखो, ए पहला वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 और y1 है, और b के कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं, और c के कोऑर्डिनेट x3 और y3 हैं, ठीक है। तब इसका एरिया ये होता है, जब वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3, तब एरिया ये होता है 1/2 लिखना है आगे। x1 x2 x3 क्या है? a b c के x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, सेकंड कॉलम में a b c के y कोऑर्डिनेट y1 y2 y3, ठीक है, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 रखना है, चाहे कुछ भी हो। अब यहां पे x1 की जगह पे -2 है, y1 की जगह -3, x2 की जगह 3 है, y2 की जगह 2 है, x3 की जगह -1 और y3 की जगह -8। बस यहां रख दीजिए, ठीक है, ओके। तो रखिए इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट के अंदर x1 की जगह पे है -2, x2 की जगह पे है 3, और x3 की जगह पे -1, और y1 की जगह पे है -3, और y2 की जगह पे है 2, y3 की जगह पे -8, और फिर है 1 1 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करना है। अब भैया सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें आप सरोस डायग्राम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और दूसरा एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जैसे देखो मैं आपको इसको दोनों तरीके से बता देता हूं, चलो, हाँ, या फिर सरोस डायग्राम दूसरे इसमें बताएंगे, यहाँ पे हम इसको ही देखते हैं। 1/2 आप अपनी जगह पे है, ठीक है, 1/2 बाहर रहेगा, ये बड़ा ब्रैकेट शुरू कर दीजिए, 1/2 बाहर है। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में खोलिए, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लीजिए, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लीजिए, क्या है? -2 है, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा, ध्यान देना है, -2 से होकर जाने वाला रो और कॉलम छुपा दीजिए, बचा क्या? 2 1 -8 1, तो वो 2/2 के डिटर्मिनेंट में रख दो, 2 1 -8 1, ठीक है, ठीक है। फिर प्लस माइनस चलता है, इसमें प्लस हो गया, प्लस में -2 था, फिर माइनस आया, फिर सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट -3, प्लस माइनस प्लस चलता है। पहला वाला प्लस था, लेकिन ये तो एलिमेंट में ही नेगेटिव था, फिर माइनस था, फिर एलिमेंट में नेगेटिव था, तो कोई दिक्कत नहीं। और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा? -3 से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए, क्या बचा? 3 1 -1 1, 3 1 -1 1, ठीक है। फिर प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इतने तक जाता है। इसमें जरा हम लाइन खींच देते हैं, जरा कहीं ऐसा ना हो कि मिक्स लगे इसको, हाँ। अब 1 से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए, 3 2 -1 -8, ठीक है, इतना। आगे सॉल्व करिए, और बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए भैया, 1/2 बड़ा ब्रैकेट, -2 ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 ही रहेगा। अब इसको 2/2 के डिटरमिनेंट सॉल्व करना, लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम में मल्टीप्लाई, 2 का 1 में मल्टीप्लाई, क्या होगा? 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, -8 का मल्टीप्लाई 1 में, -8 और -1 प्लस का 8 हो जाएगा। ये जरा ध्यान रखना है प्लस माइनस का, हाँ, ये तो दिक्कत हो जाएगी।
अब इस ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, माइनस माइनस 1 का 1 में -1, -1 और माइनस +1, फिर +1 ब्रैकेट, फिर इसका मल्टीप्लाई 3 इंटू -8, माइनस का 24, फिर माइनस का साइन, -1 इंटू 2 -2, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, और बड़ा ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 1/2, 8 और 2 10, 10 इंटू -2 तो माइनस का 20, 3 और 1 4, और 4 3 जा 12, प्लस का 12, ठीक है, माइनस का 24 प्लस का 2, माइनस का 22 बचता है, माइनस का 22 इंटू 1, माइनस का 22, 1/2। अब देखिए माइनस का 22 और प्लस का 12, माइनस का 22 में से प्लस का 12 माइनस कर देंगे तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 और माइनस का 20, माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 30, और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 15 आपका आंसर आ रहा है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस का 15। लेकिन स्टूडेंट एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, माइनस का 15 आंसर नहीं होगा, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरिया तो 0 से शुरू होता है ना, ऊपर ऊपर, हाँ भाई, एरिया या तो 0 से ऊपर होगा, नीचे नेगेटिव तो होता नहीं एरिया, है ना, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो आप लिख देंगे कि 15 यूनिट स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा आंसर, ठीक है, माइनस हटा देंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, बस इतना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, हाँ कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the point this is lies on the straight line। अगर ये तीनों पॉइंट, यहां पे तो हमने ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखे हैं पॉइंट, हाँ, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ये तीनों पॉइंट A, B और C, तीनों पॉइंट 2,3 और K, 2 और 5,11 एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, हाँ एक स्ट्रेट लाइन पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट है, तो बताइए K का मान क्या होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या है कि हमने ट्रायंगल क्यों बनाया, अभी इससे पहले क्वेश्चन ट्रायंगल वाला ही था, अगर हम इसको नीचे लेके आते हैं यहाँ पे, हाँ नीचे लेके आते हैं ए पॉइंट को, तो इसका एरिया कम हो जाएगा ना, हाँ फिर और नीचे लाओ इसको तो एरिया और कम हो गया, और नीचे लाओ तो एरिया और कम हो गया। अगर ए को यहाँ पे लेके आए बीसी लाइन पे, तो ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे हो जाएंगे, और जब तीनों एक ही लाइन पे हो जाएंगे तो ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, 0, ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, 0। तो इसलिए कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, तो इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया जो हमारे पास हमें याद है, हाँ डिटरमिनेंट की फॉर्म में, वो इक्वल टू 0 होगा, वो इक्वल टू 0 होगा, और उसको 0 के बराबर रखेंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब समझ रहे हैं आप, समझ गए होंगे। चलिए, तो वी नाउ दैट, ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे इसको, वी नाउ दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है। चूंकि ऑल 3 पॉइंट, गिवन 3 पॉइंट, हाँ lies on a straight line, therefore del is equal to 0, मतलब del is equal to 0 मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, और del is equal to 0 मतलब दिस इक्वल टू 0, हाँ एम्प्लाइज 1/2 डिटर्मिनेंट के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एम्प्लाइज 1/2 भी 0 में चला जाएगा, तो क्या होगा, ये होगा x1 x2
x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप x1 x2 x3 की वैल्यूज रखिए, सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहां पे ए बी सी, ये a को हम x1 और y1 मानते हैं, b को x2 और y2, c को x3 और y3 मानते हैं, ठीक है। x1 की जगह पे 2, x2 की जगह पे k, x3 की जगह पे 5 रख दीजिए, तो 2k 5, y1 y2 की जगह 3 2 11 और फिर 1 1 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी। कर लेंगे आप खुद? आई थिंक कर लेंगे शायद, है बताइए, या मैं एक्सपेंड कर देता हूं फटाफट, थोड़ा शॉर्टकट तरीके से करूंगा स्पीड से, क्योंकि इससे पहले हम 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बता चुके हैं, तो हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो पहला एलिमेंट लिया जाता है, इज एम्प्लाइज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हाँ एम्प्लाइज है। फिर इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई 2 एकम 2 माइनस 11 इंटू 1 11 प्लस फिर -3 सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। और इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए, k 1 5 1, तो k इंटू 1 k माइनस 5 इंटू 1 5, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर लास्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का जाने वाला रो k इंटू 11 11 k माइनस 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। एम्प्लाइज 2 में से 11 गए, माइनस का 9 इंटू 2 माइनस का 18, -3 का अंदर मल्टीप्लाई -3k हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 प्लस 1 इंटू 11 11k माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एम्प्लाइज 11 माइनस 11k माइनस 3k 8k प्लस का रहेगा, हाँ 8 3 11, ठीक है। 11 में से -3 गए तो 8 बचेगा, ठीक है। ये और ये हो गया। अब माइनस का 18 है, प्लस का 15 है, तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा यहाँ से, और माइनस का 10 है तो माइनस का 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज k इज इक्वल टू 13 उधर जाएगा अपॉन 8, आंसर 13 अपॉन 8 आंसर आ जाएगा k की वैल्यू, ओके। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। और अब हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रहा हूं, इसके बाद क्रेमर रूल वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट, इवेलुएट यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यूज करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी, 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ये, इसकी वैल्यू निकालनी है प्रॉपर्टीज का यूज करके। हाँ, एक तो सॉल्व करना, एक्सपेंड करना, और एक प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो प्रॉपर्टीज का यूज करके स्टूडेंट क्या है कि देखो, जैसे ये है थर्ड कॉलम है, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, 4 6 2 है ना, 2 से डिवाइड हो रहे हैं तीनों, तो 2 कॉमन आ रहा है इसमें कुछ नहीं आ रहा, इसमें कुछ नहीं आ रहा, तो किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम से कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, और ये दोनों कॉलम 3 2 6 फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज, थर्ड कॉलम में 2 कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो यहां क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहां पे 3 बचेगा, यहां पे 4 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट, है ना, 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट, 2 कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम 2 3 4 2 3 4, किसी डिटरमिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम एक जैसे होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, 0 इंटू 2 0, आंसर, खत्म बात। अब ये लास्ट क्वेश्चन
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रेमर रूल। क्रेमर रूल से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर। दो इक्वेशन दे रखी, दो वेरिएबल की दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है लेकिन क्रेमर रूल से करना है। ऐसे सॉल्व तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, है ना, जो कि आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है साहब कि क्रेमर रूल से करिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, हर बार पूछा जाता है, पिछले सिलेबस में भी था ये, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन है तो शॉर्ट क्वेश्चन 2.5 का पूछा जाएगा, और तीन वेरिएबल वाली तीन इक्वेशन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा 100%, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन करना कैसा है, देखो क्रेमर रूल से करने का तरीका सिंपल है भैया, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, D1 निकालते हैं, D2 निकालते हैं, D3 निकालते हैं, और सबसे पहले D निकालते हैं, सॉरी, हाँ, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, D1 D2 D3 निकालते हैं, और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, X, क्योंकि सॉल्व करना मतलब X की वैल्यू निकालना है ना, सॉरी, यहाँ पे दो इक्वेशन तो D2 तक ही निकालेंगे, अगर तीन वेरिएबल है तो D3 भी निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले D1 और D2 निकालते हैं, फिर X की वैल्यू होती है D1 अपॉन D, और Y की वैल्यू होती है D2 अपॉन D, बस सिंपल सी बात है। और एक चीज ध्यान, कहीं कहीं पे D की जगह डेल होता है, और D1 की जगह डेल X होता है, D2 की जगह डेल Y होता है, तो ऐसे ही फिर यहाँ पे भी X इज इक्वल टू डेल X अपॉन डेल हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप डेल लिखो या डी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। हम इसको डी लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसके पीछे भी हमारा कोई एक रीजन रहता है, इसलिए हम इसको डी लिखते हैं, D1 D2। हाँ, अब D1 D2 क्या होता है जी, दो इक्वेशन ये है, देयरफॉर बाय क्रेमर रूल, बाय क्रेमर्स रूल, D इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट एक्स वाई के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। D मतलब डिटरमिनेंट, और किसका D इसलिए बोलते हैं D मतलब डिटरमिनेंट, एक्स वाई के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। x के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट फर्स्ट कॉलम में, और y के कोफिशिएंट, सॉरी, x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, 3 लिख दो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं आ गया, मतलब 1 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो -1, ठीक है। तो d होता है एक्स वाई के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 इंटू -1 -3, फिर माइनस का साइन बीच में, 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू माइनस का 7, नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना कि d 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि d अपॉन में आता है, अगर अपॉन में आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, x नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर d 0 आता है तो आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लिख देंगे कि इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना संभव नहीं है, बस सिंपल इतना। लेकिन अगर ये 0 नहीं आता है तो फिर आप D1 भी निकालेंगे। D1 इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट, D1 इज इक्वल टू होता है कि D में D1 का मतलब D में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस, D1 मतलब D के 1 कॉलम, D1 मतलब D के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो, D के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड क्या है, 5 और -3, फर्स्ट कॉलम की जगह 3 और 1 की जगह 5 और -3 लिख दो, 5 और -3, और एज इट इज रखो 4 -1। D1 मतलब D के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से, और एज इट इज रखो, बस समझने की कोशिश। 5 का मल्टीप्लाई -1 में -5, फिर माइनस का चिन्ह, 4 3 12, माइनस का 12, माइनस ऑलरेडी था, प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 7, ठीक है, कॉमा D2 इज इक्वल टू, D2 मतलब D के सेकंड कॉलम, D2 मतलब D के सेकंड कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर दो, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रखो, सेकंड कॉलम है 5 और -3 इसकी जगह, हाँ, इसको सॉल्व करो, 3 3 9 माइनस का 9, फिर -5 का 5, 9 5 14, माइनस का 14, ठीक है। नाउ इससे आगे लिखो, फिर नाउ x इज इक्वल टू होता है D1 अपॉन D। D1 क्या निकला भैया, 7 बटे D क्या निकला है, -7 इज इक्वल टू -1। y इज इक्वल टू D2 अपॉन D होता है, D2 क्या है, -14 अपॉन D क्या है, -7 इज इक्वल टू प्लस का 2, आंसर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, ये आ गया आपका
आंसर क्रेमर रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चेक भी कर सकते हैं आप, x की जगह -1 इक्वेशन 1 में और y की जगह 2 रखो, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? तो 1 -3 और यहाँ पे 4 दूना 8, माइनस प्लस का 8 और -3 प्लस का 5, हाँ ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। आप लास्ट में चेक भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन में डाल के देखो, x की जगह -1 रखो, y की जगह प्लस का 2 रखो, तो +2 -2 और -1 -3, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 ये होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रेमर रूल का, इसको जरूर सॉल्व करना और कमेंट में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आ रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, होमवर्क के लिए देने जा रहा हूँ, उसको जरूर आप सॉल्व करना और कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि आप कुछ कर रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर जरूर बताना कमेंट में, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर हम डिटरमिनेंट के अब लॉन्ग क्वेश्चन पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से तैयारी करिए। डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप आसानी से पासिंग मार्क्स के नजदीक चले जाओगे। अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट भी कर लिया केवल अच्छे से, तब भी आप पासिंग मार्क्स के नजदीक पहुंच जाओगे आसानी से, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है स्टूडेंट। तो बेस्ट ऑफ लक।